फिर एक ये क्वेश्चन बन जाता है कि भाई टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी कौन कौन सी है या किस तरीके की डेमोक्रेसी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा सिलेबस में कुछ चीजें जैसे सैलेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी सिलेबस बता देते हैं थोड़ा सा कि क्या है आपके सिलेबस में। लोकतंत्र की विशेषताएं, ठीक है, हिंदी में भी बताते जा रहे हैं। फिर आपका टॉपिक है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व। फिर क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो निर्णय प्रक्रिया में जो नागरिकों की भागीदारी है वो, तो निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, ये ऐसे ही सीधा क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, इस टॉपिक के इनके विशेषताएं पता अच्छी क्या है कि एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं। लोकतंत्र, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, मीडिया, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया। ये एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट क्वेश्चन है जो आपसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। और बेसिकली एग्जाम से भी ज्यादा अगर आप देखें तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा है इसमें। अगर आप थोड़े भी अवेयर हैं तो इन क्वेश्चन को आप बहुत आराम से लिख सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना तो है ही। और अच्छी बात यह है कि इनमें ना बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कुछ और पूछ लेगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। ज्यादा टाइम सीधे सीधे क्वेश्चंस जो है वो आपके आते हैं। तो एक क्या है आपका, रोल ऑफ मीडिया एंड प्रॉब्लम्स। तो मीडिया की भूमिका क्या है और उनकी समस्याएं क्या हैं। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक हैं, जिसमें एक होता है लोकतंत्र की विशेषताएं, तो साइलेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। एक क्या है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व। पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन डिसीजन मेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी समुदाय आधारित संगठन। फिर क्या है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गैर सरकारी संगठन। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्व सहायता समूह। और इसके बाद रोल ऑफ मीडिया, प्रॉब्लम्स। और ये आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इन 5 टॉपिक से सीधे क्वेश्चंस आते हैं, आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं नए सिलेबस से ही ये चीजें हैं, जब ये सिलेबस में नहीं दिया करते थे, उस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं होते थे, तब भी इन पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जरा देख लेते हैं कि प्रजातंत्र, अच्छा प्रजातंत्र और लोकतंत्र एक ही है या अलग अलग है। अरे प्रजा मतलब जनता, यानी लोक, यानी लोकतंत्र, ठीक है। तो डेमोक्रेसी को ही प्रजातंत्र कहें या लोकतंत्र कहें, वो एक ही शब्द है। तो अब जैसे एक आपसे शॉर्ट क्वेश्चन, जब पहले 3 मार्कर होते थे तब ये पूछा गया था कि लोकतंत्र बस, तो आपको बढ़िया से बताना है अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। तो अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको एज इट इज लिखनी है, अपन कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, जो उन्होंने कहा है हम वैसे का वैसा लिख देंगे। और बचपन से भी आप ये सब सुनते आ रहे हैं, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। जनता का हम लोग वोट करते हैं, जनता के द्वारा हमारे लिए ही चीजें होती हैं, और फिर हम में से ही कोई चुना जाता है, वो जनता के लिए ही शासन करता है। तो यही व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया गया है कि रिपब्लिक क्या है। एक होता है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र या प्रजातंत्र, और एक क्या होता है, रिपब्लिक। अब रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। तो गणतंत्र में आपको ये ध्यान रखना है कि गणतंत्र होता क्या है। तो गणतंत्र की एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड मतलब क्या, देश का या राज्य का जो प्रतिनिधि है वो, या राज्य का जो प्रमुख है वो निर्वाचित होता है। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हाँ या ना, है या नहीं है, पहले तो ये बताइए।
तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतांत्रिक देश की अगर आप स्थिति देखने की कोशिश करें तो हमारे जो प्रमुख हैं, भारत के प्रमुख कौन है? संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति जी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो राष्ट्रपति जो है इनका चुनाव होता है, तो हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। मतलब ये किसके द्वारा चुने जा रहे हैं? जनता के द्वारा ही चुने जा रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो हर कोई उसमें वोट नहीं करता। बट अगर हम देखें, जैसे हमने एमएलए को वोट दिया, विधायकों को, हमने सांसदों को वोट दिया, और एमएलए और एमपी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, और उनमें से मिलकर चुनकर उनके वोट के माध्यम से प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाता है। यही प्रोसेस होती है। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जैसे प्रजातंत्र, तो ग्रीस में जो एथेनियन लोकतंत्र है ये प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। कहाँ माना जाता है? ग्रीस में। क्योंकि देखिए ज्यादातर थिंकर जो हुए हैं, जहां से साहित्य और लिखना, पॉलिटिकल थिंकर जो सब आपको दिखाई देंगे, तो वो सब कौन से दिखाई देंगे? वेस्टर्न थिंकर दिखाई देंगे, पश्चिमी विचारक दिखाई देंगे। तो ये इनने अपना दिमाग लगा दिया। अच्छा, प्रजातंत्र का हमारे भारत में नहीं था? बहुत पहले था। हमारे यहाँ क्या गणतंत्र नहीं था? अगर हम कहें विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का, इतिहास में जा रहे हैं हम पॉलिटी से, विश्व का प्रथम जो गणतंत्र है वो तो लिच्छवी है। वैशाली के जो लिच्छवी थे वो विश्व का प्रथम गणतंत्र है। लेकिन अब पश्चिमी विचारकों ने लिखना शुरू किया तो ये बड़े ज्ञान में क्या देते हैं, बोले भाई उदाहरण रोमन साम्राज्य है, रोमन गणराज्य जो है ये इसका एग्जाम्पल माना जाता है। तो ये हम बात कर रहे हैं वर्तमान स्थितियों की। लेकिन अगर हम अपने इतिहास को खंगालते हैं तो हमारे यहाँ लोकतंत्र या प्रजातंत्र भी मौजूद दिखेगा आपको, और हमारे यहाँ गणतंत्र भी। और विश्व, लेकिन अगर हिस्ट्री में क्वेश्चन ये सीधा पूछा जाए कि विश्व का प्राचीन गणतंत्र, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओल्डेस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड क्या कहलाएगा? लिच्छवी गणराज्य जो है ये कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और लिच्छवी कहाँ के थे? तो लिच्छवी जो थे वो वैशाली के थे। ठीक है, क्लियर है आपको? अब बात करते हैं कि प्रकार। तो लोकतंत्र में देखो सामान्यता तो आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही देखते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह आपको इसके तीन टाइप्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। एक होगा प्रत्यक्ष, तो वो है ही। एक होगा प्रतिनिधि। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष हो गया, हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से। और तीसरा है संवैधानिक लोकतंत्र। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई हम रिप्रेजेंटेटिव बोल देते हैं। और तीसरा कौन सा होता है? संवैधानिक प्रमुख। अब जैसे हमारे देश में कैसा है लोकतंत्र, तो हमारे देश की अगर हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ संवैधानिक लोकतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है या नहीं है? ठीक है, तो ये तीन चीजें आपकी हो सकती। लेकिन जब हम बात करते हैं रिपब्लिक की या गणतंत्र की बात करें तो ये 5 प्रकार के होते हैं। हालांकि इतने डिटेल में कोई जाता नहीं है, बस एक ओवरव्यू ले लीजिए। नॉर्मली अभी तक ना यूपीएससी ना पीएससी इस पे पूछने की जहमत किसी ने नहीं उठाई है। तो कौन कौन से? संवैधानिक गणराज्य, कॉन्स्टिट्यूशनल, एक संसदीय गणराज्य यानी पार्लियामेंट्री, एक राष्ट्रपति गणराज्य मतलब जिसके प्रमुख राष्ट्रपति होंगे, एक संघीय गणराज्य यानी फेडरल रिपब्लिक, और एक ईश्वरीय मान लेते हैं ये। तो 5 तरीके के गणराज्य आपको दिखाई देते हैं। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में होती है, या जनतंत्र में, गणतंत्र? तो यहाँ पे याद रखिए, प्रजातंत्र या लोकतंत्र में सत्ता हमेशा जनता के हाथ में होती। क्या बोलते हैं भारत के लोग जब बहुत ज्यादा सरकार उड़ी में होती है? नेताजी को कई बार बोल भी देते हैं लोग, ठीक है आज आप मेरी मत सुनिए, और 2 साल रह गए हैं। मतलब समझ में आता है कि 2 साल बाद जब आप वोट मांगने आएंगे तब हम आपको बताएंगे कि हमारी क्या स्थिति है। ठीक है, तो सत्ता किस में? और गणतंत्र में सत्ता व्यक्तिगत नागरिकों के हाथ में होती है, मतलब जो उस समय प्रमुख होगा उसके हाथ में होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून बहुमत द्वारा बनाए जाते हैं। तो जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें कानून किसके द्वारा? बहुमत से ही बनेंगे, क्योंकि संसद में बहुमत होगा तभी आप कानून बना पाएंगे। गणतंत्र प्रणाली में कानून जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनाए जाते हैं। तो जो भी जनता के प्रतिनिधि हैं वो कानून बनाते हैं। लोकतंत्र में बहुमत की इच्छा को मौजूदा अधिकारों पे हावी होने का अधिकार है। किसको? लोकतंत्र में बहुमत की इच्छा को मौजूदा अधिकारों पे, भाई लोकतंत्र है बोले बदल दो सरकार। ठीक है, गणतंत्र प्रणाली में बहुमत की इच्छा को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह संविधान उन अधिकारों की रक्षा
करेगा। लोकतंत्र में मुख्य फोकस लोगों की सामान्य इच्छा पे, कि भाई लोगों की जनरल विल क्या है, इस पर होता है। जबकि गणतंत्र में मुख्य ध्यान किस पर होगा, संविधान पर होता है। तो इनकेस अगर आपसे डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के बीच में भी डिफरेंस आ जाए तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। देखिए, डेमोक्रेसी का जो एग्जाम्पल है, हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, एंशियंट वर्ल्ड की नहीं, प्राचीन समय के नहीं, आधुनिक समय में। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एथेनियन डेमोक्रेसी इन ग्रीस इज द अर्ली एग्जाम्पल इन डेमोक्रेसी। जबकि रिपब्लिक का क्या है, तो अर्ली एग्जाम्पल ऑफ द रिपब्लिक इन द रोमन रिपब्लिक। ठीक है, आधुनिक समय में। प्राचीन समय में मत जाना, नहीं तो फिर पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा। टाइप्स डेमोक्रेसी के तो तीन है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव को ही हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, और तीसरा कौन सा है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। पांच टाइप के रिपब्लिक हैं। कौन कौन से रिपब्लिक हैं, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक यानी संवैधानिक, एक है पार्लियामेंट्री रिपब्लिक यानी संसदीय, एक है आपका प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, प्रेसिडेंशियल समझते हैं मतलब राष्ट्रपति जो साथ होता है या अध्यक्षात्मक, एक होता है फेडरल रिपब्लिक जिसमें संघीय सरकार होती है, और एक होता है थियोक्रेटिक मतलब वही ईश्वरी के एक ही व्यक्ति के पास सत्ता जो है वो है। ठीक, इन अ डेमोक्रेसी द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। अभी मैंने आपको बताया था हिंदी में भी कि लोकतंत्र में सत्ता या शक्ति किसके पास है, जनता के पास होती। इन द रिपब्लिक पावर इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन, जो भी एक इंडिविजुअल सिटीजन है उसके हाथ में होगी। फिर इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम लॉ आर मेड बाय द मेजोरिटी। तो भाई डेमोक्रेटिक सिस्टम में लॉ कैसे बनते हैं, बहुमत के द्वारा बनाए जाते हैं। इन द रिपब्लिक सिस्टम लॉ आर मेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, वो यहाँ कानून बनाते हैं। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी द बिल ऑफ द मेजोरिटी हैज द राइट टू ओवरराइड द एग्जिस्टिंग राइट। तो जो भी एग्जिस्टिंग राइट है अगर बहुमत चाहे तो उसे ओवरराइड कर सकता है। इन द रिपब्लिक सिस्टम द बिल ऑफ द मेजोरिटी कैन नॉट बी ओवररिडन सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोटेक्ट दोज राइट। क्योंकि संविधान उनके अधिकारों की रक्षा कर रहा है तो उसे ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इन ए डेमोक्रेसी द मेन फोकस इन जनरल विल ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी में लोगों की जो सामान्य इच्छा है उस पर फोकस होता है। इन ए रिपब्लिक द मेन फोकस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम रिपब्लिक में क्या देखते हैं, मुख्य फोकस जो है वो किस पर होता है, आपके संविधान पर होता है। कभी नहीं पूछा गया, मैं फिर कह रहा हूं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा टफ हो रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपसे क्वेश्चन 2 मार्कर में ये बन सकते हैं इंडिविजुअल। तो डेमोक्रेसी अगर आती है तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा लिख देंगे आप। ठीक है, क्या अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। फिर आप तीन टाइप्स बता देंगे, कौन कौन से तीन टाइप्स हैं बताओ जल्दी से। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो तीन प्रकार कौन कौन से, प्रत्यक्ष, प्रतिनिधित्व और संवैधानिक लोकतंत्र। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, तो जो पावर होती है वो जनता के हाथ में निहित होती है। इतना आप लिखेंगे क्योंकि 3 लाइन ही आपको लिखनी होती है, तो ये 2 मार्कर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सेम चीज आप किस में कर सकते हैं, रिपब्लिक में। तो रिपब्लिक की परिभाषा, उसका उदाहरण आप बता देंगे। अब परिभाषा हमने रिपब्लिक की क्या बताई, हेड ऑफ द, सरल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो हम लिख ले जा पाए एट द एंड वही काम आनी है। तो हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। गणतंत्र में हमेशा राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। टाइप्स बता देंगे कि 5 टाइप्स है, नहीं लिखी है उनके नाम, अगर आप भूल जाएं तो कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पर कौन, तो जनता के प्रतिनिधि जो हैं वो शासन करते हैं। अब आप जैसे अमेरिका में देखो तो जनता का प्रतिनिधि कौन है, राष्ट्रपति है, और उसके द्वारा ही लॉ बनाए जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये हो जाती है आपकी डेमोक्रेसी और रिपब्लिक से संबंधित बातें। अब जो हमारा अगला टॉपिक था, आपने देखा होगा सैलेंट फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, लिखा था सीधा, क्योंकि पहले हमें लोकतंत्र तो समझ में आए तब तो हम आगे बात करें। अच्छा, हमारे यहाँ जो सत्ता है वो किसके हाथ में है भारत में, बताइए। भारत में सत्ता किस में निहित है,
भारत के सिस्टम में जो सत्ता है वो किसके हाथ में निहित है? ठीक है, बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना, बी द पीपल ऑफ इंडिया। आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी अगर थोड़ी भी, तो क्या होती है, हम भारत के लोग। तो सत्ता का सोर्स क्या है? भारत की जनता, बी द पीपल ऑफ इंडिया जो है वो सत्ता का, शक्ति का स्रोत है। और भारत में संविधान सर्वोच्च है। इंडिया में किस तरीके का सिस्टम है? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, जबकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी या संसदीय क्या है, प्रभु सत्ता है, संसदीय। याद रखिएगा, सुप्रीमेसी मतलब सर्वोच्चता। देखो अंतर समझो। कारण क्या है कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा है? नॉन रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा नहीं है, अलिखित संविधान है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसीलिए हमारे यहाँ क्या, हमारा जो पूरा शासन चलता है वो किसके अनुसार चलता है? संविधान के अनुसार चलता है। जबकि अगर आप बात करेंगे ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में नहीं, जबकि हमने सारी व्यवस्थाएं ब्रिटेन से ली ज्यादातर, लेकिन फिर भी हमने एक कदम और आगे बढ़ गए हम उनसे। तो ब्रिटेन में क्या सर्वोच्च? संसद सर्वोच्च, क्योंकि अलिखित संविधान है। अब भाई लिखित संविधान है नहीं तो कानून जो बनाएगा वही सर्वोच्च है, और भारत में संविधान सर्वोच्च होता है। याद रखिए, भारत जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है दुनिया की, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसके अलावा हम रिपब्लिकन कंट्री भी हैं, गणतंत्रात्मक देश भी हैं। लेकिन अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन लोकतंत्रात्मक देश तो है, डेमोक्रेटिक तो है, लेकिन रिपब्लिकन कंट्री नहीं है। क्योंकि रिपब्लिक का अर्थ क्या था? हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, राज्य का प्रमुख निर्वाचित होना चाहिए। क्या ब्रिटेन का जो राज्य है, ब्रिटेन का जो देश है, उसके प्रमुख निर्वाचित हैं? उनके तो प्रमुख निर्वाचित होते ही नहीं, उनके तो राजा रानी यही सब चलता है। हम बचपन से यही सुनते जा रहे हैं, ब्रिटेन की महारानी। और थोड़ा हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जॉर्ज पंचम सुनाई देते हैं। ठीक है, इवन आपको पता है कि मैं जैसे एग्जांपल बताऊं कि दीपावली आने वाली है, जैसे अब नेक्स्ट मंथ में आए, नेक्स्ट मंथ में ही दीपावली आएगी ना? हाँ। तो दीपावली पर ठीक है, अब दीपावली की बात करें तो दीपावली पूजा होती है लक्ष्मी माता की। तो आपने देखा होगा चांदी के सिक्के से पूजा की जाती है। अब जो पैसे वाले हैं, उनके यहाँ सोने में भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन कंडीशंस। लेकिन नॉर्मली किससे होती है? चांदी का सिक्का रखा जाता है पूजा में। आप देखिए, वो सिक्का पता है कौन सा अच्छा माना जाता है? मुझे नहीं पता उसकी ऐतिहासिकता क्या है, लेकिन व्यक्ति की भावनाएं जो है, पंचम जहाज का। एक दिन मैंने पूछा कि भैया पंचम जहाज का मतलब क्या है? तो मैंने ढंग से पढ़ा उस सिक्के पे, तो देखा जॉर्ज पंचम लिखा है। हमने कहा ये तो दिल्ली दरबार वाले हैं। ठीक है। तो यही जो जॉर्ज पंचम है, जो दिल्ली दरबार के समय आए थे, उनके जो सिक्के थे वही अपने भारत के लोगों के लिए वो क्या कहलाते हैं? पंचम जहाज के सिक्के। आज भी आप देखोगे ना तो ये सिक्के आपको मिल जाएंगे, और बहुत कम जगह है, और उनकी वैल्यू बड़ी बढ़ गई है। ठीक है। अब जैसे अब हम जो सिल्वर कॉइन लेते हैं वो कौन सा होता है? अब उस पे लक्ष्मी जी का अंकन होता है, या गणेश जी का, लक्ष्मी जी गणेश जी का, या फिर और किसका? लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी, सरस्वती माता, इन तीन के अंकन वाले सिक्के जो हैं वो चलते हैं। चलो वापस आ जाओ। अब बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो भारत में लोकतंत्र की विशेषताएं। अब हमारा लोकतंत्र कैसा है? एक तो स्वतंत्र है, आप वोट डालने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, निष्पक्ष है, और लगातार चुनाव होते हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, फ्री फेयर एंड फ्रिक्वेंट इलेक्शन भारत के लोकतंत्र की बहुत महत्व। कोई एग्जाम डिले हो जाए, पीएससी कितना भी लेट हो जाए, लेकिन आप देखिए कि हमारे चुनाव कभी लेट नहीं होते। अच्छा, एक आध एग्जाम्पल बता दो जिसमें आपको लगे कि हाँ चुनाव लेट हो गए हैं। बताओ आप कोई टाइम जिसमें चुनाव लेट हुए हो, बताइए। कोविड में तो चुनाव ही नहीं पड़े एक्चुअली। लेट हो सकते थे अगर कोविड होता तो। मैक्सिमम टाइम में हमारे यहाँ चुनाव लेट, निर्वाचन लेट नहीं होते। इवन आपको पता हो तो आई थिंक यूपी या कहीं इलेक्शन होने थे, तो इलेक्शन करा दिए और उसके बाद लॉकडाउन लगा था। मुझे अच्छे से ध्यान है, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन से राज्य में इलेक्शन कराने थे, तो उनने इलेक्शन कराए। तब तक सरकार ने केसेस नहीं बताए कि कोविड के इतने केस हैं, और कहीं ना कहीं वो इलेक्शन रिस्पॉन्सिबल थे भारत में कोविड केस बढ़ने में। लेकिन जब वो इलेक्शन हो गए, तुरंत उन्होंने अगले दिन जैसे ही चुनाव हुए तुरंत लगाओ लॉकडाउन। ठीक है, तो समझ गए होंगे क्या है हमारी विशेषता लोकतंत्र की। तो फ्री है, स्वतंत्र है, फेयर है, निष्पक्ष है,
और फ्रिक्वेंट इलेक्शन होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर है हमारी डेमोक्रेसी का। फिर दूसरा, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज है। आप अच्छे से देखिए कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। फिर संवैधानिक कानून के अंतर्गत नियम, तो कैसे हैं, रूल विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो भी नियम है वो हमारे संवैधानिक कानून के अनुरूप ही है। क्योंकि अगर संविधान का उल्लंघन करेंगे, आपको पता है जुडिशियल रिव्यू सुना होगा आप लोगों ने, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू में अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना देती है जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचे को प्रभावित करते हैं, तो उन्हें नल और वाइड किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड चॉइस है। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमारे यहाँ क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता है। आप देखिए एक सामान्य व्यक्ति प्रधानमंत्री के विरुद्ध कुछ भी बोल देता है, स्वतंत्रता है तभी बोल पा रहे, नहीं तो दम है किसी की। एक्सप्रेशन और चॉइस, खूब नारे लगाते हैं, मुर्दाबाद करते हैं, तो ये चीज है लोकतंत्र की। फिर फेडरल राइट्स, संघीय अधिकार हैं। काउंसिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, काउंसिल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, लोकसभा और विधानसभा जो है हमारी, इनकी क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक उत्तरदायित्व। तो काउंसिल के प्रति, जैसे मंत्री परिषद की बात करें, तो मंत्री परिषद, केंद्र की मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, तो काउंसिल के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, और काउंसिल जो है वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि अगर देखो, लोकसभा में आप इस बार तो चुनाव जीत गए, अगली बार जीतोगे कब, जब आपको बहुमत मिलेगा। और बहुमत किससे मिलेगा, आपको इलेक्शन से मिलेगा, जनता से मिलेगा। तो यहाँ पर काउंसिल या परिषद की जिम्मेदारी है। राइट टू एजुकेशन है हमारे यहाँ, शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान के आर्टिकल, अगर हम देखें तो आर्टिकल किसमें, 21A के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है, जो 86वें संशोधन से जोड़ा गया। हमारे यहाँ है शिक्षा का अधिकार, ये भी हमारे लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, एसोसिएशन और यूनियन यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता है, हमें ये अधिकार दिया गया है। अगर हम और ज्यादा स्पेसिफाई कर दें, चलो हम आर्टिकल लिख दें या थोड़ा सा, ठीक है, जैसे हमने कहा राइट टू एजुकेशन, तो ये संविधान के आर्टिकल 21A के अंतर्गत है। ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, चलो बताओ। वेरी गुड, 19 का सब क्लॉज 1 और इसका सब क्लॉज सी। देखो सी, सी, ठीक है, तो देखो सी कैसे याद रखते हैं कि सी में होगा ये, ठीक है, तो कॉपरेट करो, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और यहीं पे कॉपरेट तब होगा जब संघ बनेगा, एसोसिएशन बनेगा, फिर कॉपरेट करेंगे। तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां, ये तीनों ही आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी के अंतर्गत होते हैं। फिर सेम लॉ फॉर ऑल, हम अच्छे से जानते हैं सबके लिए समान कानून है। और ज्यादा देखें तो विधि के समक्ष समता, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14। फिर नो कंट्रोल ऑन जुडिशरी, न्यायपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो हमारी न्यायपालिका है कैसी, भारत की जो न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो भारत के लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं भारत में, एक स्वतंत्र चुनाव है, निष्पक्ष चुनाव है और लगातार चुनाव है। तो कैसे होगा बेटा, फ्री फेयर एंड फ्रीक्वेंट इलेक्शंस, एक। दूसरा फीचर क्या है, ठीक है, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। तीसरे फीचर की बात करें तो रूल विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है, संवैधानिक कानून के अंतर्गत ही हम नियम बना सकते हैं। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की स्वतंत्रता है, एक्सप्रेशन की है और चॉइस की है। अच्छा, यहाँ लोग बोलने अभिव्यक्ति और पसंद की स्वतंत्रता, जैसे ही लोगों से बोलो पसंद की स्वतंत्रता, वो लड़का चुनने की, ठीक है, और लड़की, लड़का क्या बोलेगा, लड़की चुनने की। मतलब दिल्ली पढ़ाने के दौरान ये हरियाणा के जो बच्चे होते थे, सर सर पीट पीट के रख देंगे पिताजी। हमने कहा किसने तुमसे कि लड़का चुनने या लड़की चुनने की स्वतंत्रता हम आपको लोकतंत्र में पढ़ा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो क्या है आपकी ये
तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड चॉइस, ये जो है आपकी किस किस की स्वतंत्रता, आज कैसे आ गए आप? अच्छा, बोलने की, अभिव्यक्ति और पसंद की स्वतंत्रता। तो यहाँ ध्यान रखना शादी विवाह से नहीं है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो लोकतंत्र ने दी है। जैसे आपने मूवीज में नहीं देखा, मूवीज में क्या होता है, कौन सा लड़का पसंद है, पूछते हैं ना ऐसे पिताजी, फिर बोलते हैं तुमने क्या देखा है इसमें, अच्छा और नहीं मानती मैं तुम्हें संपत्ति से बेदखल कर दूंगा, फिर भी नहीं मानती है, मेरा मुंह मत देखना, और आखिरी डायलॉग, मेरा मरा मुंह देखोगे। यही होता है ना, अब मरे कोई मरे ना मरे, मतलब डायलॉग बाजी तो यही है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बोलने, अभिव्यक्ति और पसंद की स्वतंत्रता में या शादी विवाह एक मामला है, एक अलग है। यहाँ बेसिकली ये है कि आपको बोलना है, आप बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा भारत की एकता अखंडता पे मत बोलिए, कानून व्यवस्था पे मत बोलिए, किसी जज के खिलाफ मत बोलिए, नहीं तो हम बोले हम तो बोलेंगे साहब, तो बोलो, वो बोलेगा क्या हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, यानी कि किसकी, न्यायालय की अवमानना। हो, जैसे ही आपने न्यायालय की अवमानना की, अब क्या होगा, आपको जेल हो जाएगी, और बोल लो मिल गई स्वतंत्रता। ठीक है, फेडरल राइट्स हैं, रिस्पॉन्स काउंसिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 21A, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 का C, सेम लॉ फॉर ऑल, सभी के लिए समान कानून है, और नो कंट्रोल ऑन जुडिशरी, तो न्यायपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, इसको आप एज इट इज छाप देना। ठीक है, तो साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो भारत के जो लोकतंत्र थे उसके, अब देखिए हमने आपको बता दिया लोकतंत्र क्या है, बता ही दिया लोकतंत्र के गुण। तो अब देखो जो विशेषताएं हैं, उन्हीं विशेषताओं में कुछ गुण विद्यमान होंगे। तो अगर हम इनके कैरेक्टर अब बात करें कि भाई क्या क्या क्वालिटीज हैं हमारे लोकतंत्र में, अब हमारे इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसकी क्वालिटी क्या है, तो एक तो क्या करता है ये, नागरिकों के हितों की रक्षा करता है, करेगा रक्षा हमारे, तो जो क्या कर रहा है, तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन। इसके अलावा यह प्राधिकरण के अधिकार को रोकता है, कि अगर कोई प्राधिकरण है तो क्या कर रहा है, तो प्रिवेंट्स द अथॉरिटी ऑफ द अथॉरिटी, मतलब कोई भी अथॉरिटी है जबरदस्ती से हमें दबाने की कोशिश करेगी तो उसको रोकने की कोशिश करेगी, क्या हो गया पलक, इसमें जनता सर्वोपरि होती है। तो हम जानते हैं इन दिस पब्लिक इज सुप्रीम, क्योंकि क्या है किस पे, लोकतंत्र में भाई जनता का, जनता के द्वारा, एक दूसरे को देखो और हंसते रहो, जनता के लिए शासन, तो यहां कौन है सुप्रीम। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि भारत में संविधान सुप्रीम है, अब ये यहाँ जनता सुप्रीम कहां से हो गई, तो लोकतंत्र में जनता सुप्रीम कह रहे हैं हम, भारत में नहीं, थोड़ा ध्यान देना, मतलब क्योंकि भाई लोकतंत्र है तो जनता ही है ना उसमें। अभी हमने क्या बताई आपको डेफिनेशन, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, तो भैया जनता ही जनता ही जनता है, तो सुप्रीम कौन होगी, जब है ही जनता, है ही जनता के द्वारा, है ही जनता के लिए, तो उस स्थिति में सुप्रीम कौन, जनता। अच्छा, जनता तो समझते हैं आप लोग। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो सच में पहली बार जनता सुन रहे हैं, जिन्हें जनता नहीं पता, बताओ जल्दी से, है कोई ऐसा महान व्यक्तित्व जिसे जनता जैसा कोई शब्द नहीं पता हो, बोल दो, कि बोले जनता वंता हम नहीं जानते सर। अच्छा सुनिए, जनता जनार्दन, जो लोग थोड़े राजनीतिक रूप से स्ट्रांग होंगे वो अच्छे से जानते हैं, बताएंगे मैडम क्या होती है जनता जनार्दन, बताइए, हाँ तो बताए ना, क्या है जनता जनार्दन, कोई और बताना चाहेगा। भाई देखो क्या होता है, जैसे जब लीडर्स जो होते हैं ना, तो लीडर्स क्या कहते हैं कि भाई जनता जो है वही है सब कुछ, मतलब इसी के द्वारा ही सारा सिस्टम जो है वो संचालित किया जा रहा है, और वही संचालित कर रही है, मतलब पूरा सिस्टम वही रेगुलेट करेगी, वही लोगों को कंट्रोल कर रही है, वही राजनेताओं को कंट्रोल कर रही है। वो एक अलग बात है कि राजनेता जनता को कंट्रोल करने लगते हैं। अच्छा, ये इनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है नेताओं की। आपने सुना होगा कोविड में मोदी जी ने क्या करवाया था, थाली भिजवाई थी, दीपक जलवा दिए थे,
मतलब और जलाए थे लोगों ने। अच्छा, उसमें भी इंदौर में तो बड़ा जोश आ गया था लोगों में। इंदौर में क्या किया था जनता ने, आपने पता है आपको? इतने ज्यादा जोश में आ गए कि वो तो पूरे शहर में घूमने लगे और वहां दीपक जला रहे हैं, वहां थालियां बजा रहे हैं, वहां पटाखे चला रहे हैं। अब इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कोविड है ये। मतलब जोश देखो आप, तो महानता है ये हमारे देश की। तो जनता सर्वोपरि होती है बेटा लोकतंत्र में। यहाँ पर व्यक्ति का मत समान होता है, तो जो व्यक्ति है, ठीक है, तो ओपिनियन ऑफ द पर्सन इज इक्वल, सबके मत समान है। हमारे यहाँ क्या है, एक व्यक्ति एक वोट जैसा कॉन्सेप्ट है। सबसे शक्तिशाली जनता है प्रतिनिधि द्वारा। तो प्रतिनिधि क्या है, जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। आप भूल जाओ दो दो अलग अलग चीजें, तो आप तो एक ही चीज लिखाना जो लिखना हो। ऊपर वाली अच्छी लग रही हो तो ऊपर वाली, नीचे वाली अच्छी लग रही हो तो नीचे वाली, जो आपको पसंद आए वो लिख देना। क्योंकि देखिए जो विशेषता होगी वही व्यक्ति का गुण होता है। भाई कोई ईमानदार है, कोई ईमानदार है तो ये इसकी विशेषता भी है। और अगर कोई ईमानदार है तो क्या ये उसका गुण नहीं है? ईमानदारी एक गुण है ना, सद्गुण है ना। तो आप जो आपको अच्छा लगे वो आपको लिख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? तो डेमोक्रेसी के सामने जो जो चैलेंजेस हैं, अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र को चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए वर्तमान लोकतांत्रिक देशों में भारत एक महान और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा, जैसे अभी आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप जी ने हमारे राष्ट्रपति जी को नहीं सॉरी प्रधानमंत्री जी को बड़ा भरा बुरा बोला पहले। हमारे मोदी जी चुप रहे। सुना आप लोगों ने ये बात? फिर उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को क्या कहा? सुना आपने इंडियन इकोनॉमी को? बोले सड़ी गली अर्थव्यवस्था है, ये कंगाल होने वाली अर्थव्यवस्था है। फिर भी भारत के लोग चुप रहे। पता है क्या किया हमारे विदेश मंत्री जी ने? बड़े प्यार से इकोनॉमिक सर्वे अपनी पोस्ट कर दी। दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था, और ये रही हमारी रिपोर्ट। और उसमें किसकी रिपोर्ट ऐड करके डाली? आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की, भारत की अर्थ। अब इन्होंने सीएजी जैसा काम किया और उसमें बाकायदा नीचे अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बारे में भी बताया गया। तो इनने कुछ नहीं लिखा, इनने किसको रिप्रेजेंट किया? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की रिपोर्ट को। और उसमें इनकी अर्थव्यवस्था एकदम घटिया, 1% की भी ग्रोथ रेट नहीं। दुनिया समझ गई कि किसकी अर्थव्यवस्था अच्छी है। ठीक है, लेकिन मोदी जी चुप रहे। ठीक है, तो समझ में आ रही ना? तो ये जो बात है कि हम क्यों हैं बड़े लोकतंत्र। फिर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ समय बाद समझ में आया कि नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। क्योंकि हम चाइना चले गए हमारे मोदी जी, और वहां किससे मिले चाइना में? क्या हुआ था चाइना में अभी? SCO। क्या है ये SCO? ठीक है, तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, संघाई सहयोग संगठन, तो संघाई सहयोग संगठन जो है ना बेटा, इस संघाई सहयोग संगठन में मोदी जी ने किससे मिले? मोदी जी चीन के राष्ट्रपति से मिले और दुनिया के अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव या प्रेसिडेंट जो थे उनसे मिले। इसके अलावा कौन किससे मिले? रसिया के पुतिन साहब से। अब ये त्रिगुट बन गया। और जैसे ये ट्राई पार्टी बनी, अब इन्हें समझ में आया, ये कह रहे थे कि अब क्या किया जाए, तो इन्हें कुछ नहीं बोला लेकिन इन्होंने एक्शन ले लिया। और इसके साथ में भारत में क्या किया, अर्थव्यवस्था को थोड़ा बूस्टअप करने के लिए, क्योंकि इन्हें हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। अच्छा, पहले 25 लगाया, फिर हम मिलने गए, जब हमने नहीं सुनी तो और 25 का लगा दिया। तो अब 50% का टैरिफ मतलब बहुत ज्यादा होता है। चूंकि हमारी बाहर वस्तुएं एक्सपोर्ट होंगी तो महंगी हो जाएंगी, हमारे जो निर्यात है उसको डिमोटिवेशन होगा। तो इन्होंने क्या किया, जीएसटी कम कर दिया और सपोर्ट करने के लिए कुछ कुछ स्कीम लॉन्च कर दी। अब उसके बाद इन्हें थोड़ा लगा कि अगर अमेरिका में वस्तुएं महंगी होंगी तो इनके यहाँ भी होंगी। भाई कोई चीज पे 50% टैरिफ लगा दोगे, 1 लाख की चीज आपके यहाँ 1.5 लाख की मिल रही है जो भारत में 1 लाख की मिल रही है, तो अमेरिका वालों को भी तो नुकसान होगा। टैक्स मिलेगा मिलेगा, लेकिन अमेरिका के लोगों को तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब धीरे धीरे उनको सद्बुद्धि मिली ट्रम्प साहब को। तो अब बड़े प्यार से बोलते हैं, अभी कल परसों में बोले मोदी जी हमारे प्रिय मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं। और कल फिर उन्होंने कहा कि हमारी बात चल रही है व्यापार को लेकर। और फिर मोदी जी ने बड़े प्यार से कहा कि हाँ, और उन्होंने लिखा था कि हम जल्दी मोदी जी से चर्चा करेंगे। तो मोदी जी ने कहा ट्रंप हमारे अच्छे मित्र हैं
और हम उनके फोन का बेसब्री से इंतजार करेंगे। तो मतलब क्या हुआ, हमने अपनी डेमोक्रेसी को, इसे बोलते हैं डिप्लोमेसी, कि तुम पागलों की तरह चिल्लाते रहो और हमने कुछ नहीं कहा। और एट द एंड क्या हुआ, अब सोच रहे होंगे कि या तो ये पहले पागल था ये व्यक्ति, भाई जब पहले आप कुछ बोल रहे हो तो या तो तब आप गड़बड़ हो या आप अब आप गड़बड़ हो, और अगर आप दो विपरीत विचार दे रहे हो तो मतलब कहीं तो आप गड़बड़। भाई एक समय आप ये बोल रहे हो ऐसा है, दूसरे समय आप वही चीज आप फिर मना कर देते हो, तो समस्याएं हैं। तो इसीलिए हमारा देश कैसा है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अब समस्याएं क्या है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में, कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद की बहुत बड़ी समस्या है। आपको अच्छे से पता होगा कि भारत में जो संप्रदायवाद है उसकी समस्या बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, या नहीं है? क्या देखते हैं आप कम्युनलिज्म में? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में पार्टिसिपेशन को कम कर दिया जाता है, और क्या करा दिए जाते हैं, सांप्रदायिक दंगे, कम्युनल राइट्स करा दिए जाते हैं। तो हमारे लोकतंत्र की, या फिर कहें कि धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, पार्टियों में इलेक्शंस होते हैं इन आधारों पर। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे लोकतंत्र की, संप्रदायवाद। फिर जातिवाद, कास्टिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कास्टिज्म में क्या होता है कि भाई जैसे कहा कि नहीं, जिस एरिया में जिस जाति के लोग ज्यादा रहते हैं उसमें कैंडिडेट उसी व्यक्ति को बना दीजिए। तो जब इस तरीके की चीजें चलती हैं तो क्या होता है कि जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है, और माना क्या जाता है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी का है तो इसको वोट जो है ये लोग करेंगे। इसको क्या हो गया, हाँ कर रहे हैं, ये तो हो जाए पहले। हाँ हो गया, जम जाएंगे थोड़ी देर और रहे तो जातिवाद एक प्रॉब्लम है, गर्मी लगने लगे तो बता देना। ठीक है, फिर तीसरी समस्या लोकतंत्र की क्या है, क्षेत्रवाद। इधर इधर, क्षेत्रवाद। तो तीसरी प्रॉब्लम है क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म जो है वो प्रॉब्लम है, कि भाई अब क्या होता है, ये मेरे क्षेत्र का है। ठीक है, जैसे दिल्ली जाओ आप और कोई अपने भोपाल का मिल जाए तो आपको ऐसा लगता है कि बरसों से पिछड़ा है दोस्त मिल गया हो, मतलब ऐसे मिलते। भोपाल में उससे कभी बात नहीं करते हो अपने पड़ोसी से, और वहां मिलेगा तो आपको ऐसा लगता, अच्छा ये विदेश में मिल जाए तो आपका खगा भाई से भी ज्यादा अच्छा हो जाए। तो ये अब यहाँ लोकतंत्र में भी ये समस्या बहुत है कि क्षेत्रवादी विचारधारा, मतलब हम क्षेत्र को लेके ही हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। तो रीजनलिज्म, जैसे महाराष्ट्र में ये चीज बहुत चलती है क्षेत्रवाद को, इवन दक्षिण भारत में ये चीज बहुत ज्यादा प्रिवेल करती है। फिर क्षेत्रीय विभिन्नता, रीजनल डाइवर्सिटीज भी एक चैलेंज है, क्योंकि एक क्षेत्र में अलग समस्याएं, दूसरे क्षेत्र में अलग चीजें हैं, तीसरे क्षेत्र में अलग चीजें हैं, और सब अपनी अपनी चीजों को प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो डेमोक्रेसी को चैलेंज करते हैं। फिर बहुत बड़ी समस्या गरीबी है, इसके साथ आप चाहो तो बेरोजगारी भी बहुत बड़ी समस्या है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि ये गरीबी बेरोजगारी तो पैरेलल चलेगी। ठीक है, फिर सामाजिक आर्थिक विषमता, तो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब जब सामाजिक और आर्थिक असमानताएं होंगी तो लोकतंत्र को वो चैलेंज करेंगी, क्योंकि ये गरीबी और सामाजिक आर्थिक असमानताएं मिलकर किसको प्रमोट करती, क्रिमिनलाइजेशन या अपराधीकरण को। ऐसे भी कह सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक असमानता या विषमता के कारण ही तो नक्सलवाद पैदा हो गया, उग्रवाद पैदा हो गया। ठीक है, अपराधीकरण बहुत ज्यादा है, चैलेंज, हिंसा, वायलेंस पे आ जाते हैं। अब जैसे अपराधी हो गए तो अपराधी क्या करेंगे, अपराध करेंगे तो कोई ना कोई वायलेंस करेंगे, हिंसा का सहारा लेंगे। इलिटरेसी, अशिक्षा भी हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है या चुनौती है, क्योंकि अशिक्षा के कारण क्या होता है कि वही नोट के लिए वोट, के वोट के लिए नोट, या दारू की एक बोतल के चलते कई बार वोट जो है वो गलत जगह डाल दिए जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी। तो आपको याद रखना है कि डेमोक्रेसी के लिए जो जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उन चुनौतियों में देखिए एक अशिक्षा है, इलिटरेसी है, एक आपका क्या है, क्रिमिनलाइजेशन है, एक वायलेंस, हिंसा है, इसके अलावा सामाजिक आर्थिक विषमता है, गरीबी है, बेरोजगारी है, क्षेत्रवाद है, क्षेत्रीयता है, क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। ठीक है, और कम्युनलिज्म, और इसे इसलिए ऊपर रखा जाता है संप्रदायवाद और जातिवाद को, ये दो बड़े कारक हैं। जब बड़े चुनाव होते हैं या चीजें होती है ना तो सबसे ज्यादा इन दो का प्रयोग होता है। जैसे एक सिंपल सी चीज क्या होती है कि ज्यादातर क्या माना जाता है कि जैसे कांग्रेस पार्टी में, किसी विशेष पे बात नहीं कर रहा हूं बट जो है मैं वो बोल रहा हूं,
कांग्रेस का टारगेट होता है कि अल्पसंख्यकों के वोट हम लें कैसे भी तरीके से। यूपी में समाजवादी पार्टी का ये टारगेट होता है कि हम माइनॉरिटीज के वोट को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर करने की कोशिश करें। तो ये क्या हो रहा है, कम्युनलिज्म को बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं। कास्टिज्म की बात करें तो ज्यादातर पार्टीज का ये उद्देश्य होता है कि जिस राज्य में जिस जगह पर जिस कास्ट की वोट वैल्यू ज्यादा है, कोशिश की जाए कि कैंडिडेट जो हो वो वही हो, और उसके कारण कैंडिडेट वो होने के कारण हमारा लोकतंत्र जो है वो पीछे चला जाता है, तो चुनौती उत्पन्न करता है। ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट में ये चीज थोड़ी सी कम हुई है अगर आप गौर करो तो। मतलब जैसे आप लोग अगर राजनीति को थोड़ा सोचते समझते हो, उस पर विचार करते हो, आप अगर 10 साल पहले जाओगे ना, तो ये जातिवाद पर आधारित राजनीति बहुत ज्यादा प्रिवेल करती थी। लेकिन अब इस पॉलिटिक्स में ये वाला चेंज, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में और गवर्नमेंट पे बात करें, तो ये वाला सिस्टम अब थोड़ा सा कम प्रिवेल करता है। हाँ, अभी भी वोट लेकिन कम्युनलिज्म को प्रोत्साहित करना, बढ़ाना, घटाना, जो जैसी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश की जाती। क्षेत्रवाद तो हमेशा था, है और संभवतः रहेगा। कारण ये है कि लोग क्या करते हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो उन्हें पता है कि अगर उन्होंने क्षेत्रवाद का मुद्दा छोड़ा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। जैसे नॉर्थ ईस्ट की पार्टियां, दक्षिण भारत की बहुत सारी पार्टियां, इन्हें पता है कि इनके पास क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय जनता है, क्षेत्रीय ही इनके राजनीति है। अगर इसको इन्होंने छोड़ा तो ये राष्ट्रीय राजनीति में कहीं से कहीं तक टिकने वाले नहीं है और इन्हें डेमोक्रेसी में कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो ये व्यक्तिगत लाभ के लिए या उस क्षेत्र विशेष के लिए ये क्या करते हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति को प्रमोट करते हैं। तो भारत के लोकतंत्र में चुनौतियों में, जल्दी जल्दी बोलो, संप्रदायवाद या कम्युनलिज्म, क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म, फिर बोलो जातिवाद, कास्टिज्म, फिर इसके बाद गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक विषमता, इसके अलावा साक्षरता यानी निरक्षरता है वो तो, साक्षरता की कमी, और कुछ नहीं है, अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन। ठीक है। और क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय विभिन्नताएं, ये जो है, अब सॉल्यूशन कर लेते हैं भैया। तो अगर अशिक्षा है तो शिक्षा के लिए बेहतर कार्यक्रम प्रसारित कर दो तो समाधान हो जाएगा, चुनौतियां नहीं मिलेंगी। समाज में सामाजिक असमानता थी, हमने क्या कहा था कि जो समस्याएं हैं उनको घटाते जाओ, निवारण मिलता जाएगा। पहले भी आपको ऐसे क्वेश्चंस बताए। तो सामाजिक असमान क्या थी, समाज में सामाजिक समानता बनाई जाए, तो सोशल इक्वालिटी शुड बी क्रिएटेड इन द सोसाइटी। फिर गरीबी थी तो गरीबी निवारण के लिए योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जाए, तो पॉवर्टी इरेडिकेशन की जो योजनाएं हैं उनका रेगुलेशन अच्छे से करवा दो आप। फिर क्षेत्रवाद था तो क्षेत्रवाद को समाप्त करा जाए। ठीक है, ऐसा लग रहा है भोपाली भाषा लिखी है, करा जाए। ठीक है, तो समाप्त किया जाए, समाज में सभी को समान अवसर प्रदान किए जाए। ठीक है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड इन एवरीवन। तो ये हो जाएगा आपका लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां और उन्हें दूर करने के उपाय। अच्छा, इस चुनौती को आप लोकतंत्र हटाओ, ये चुनौतियां और किस चीज के लिए भी हो सकती हैं? अगर मैं आपसे पूछूं भारत के संघीय ढांचे के लिए या संघवाद के लिए चुनौतियां, तो क्या ये नहीं होंगी? होंगी। संघवाद क्या, पहले मुद्दा ये आता है सबसे पहले। तो फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम क्या है हमारा, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। मतलब केंद्र सरकार को अपनी शक्तियां, राज्य सरकार को अपनी शक्तियां, और उनका विभाजन जो है वो संघवाद है। अब इस स्थिति में उसको चुनौती कौन दे रहा है? सांप्रदायिकता उसको चुनौती देगी, जातिवाद देगा, क्षेत्रवाद, क्षेत्रीय विभिन्नता, गरीबी, सामाजिक आर्थिक असमानता, अपराधीकरण, हिंसा, अशिक्षा, ये सब हमारे किस में भी आ जाएंगे? ठीक है, तो संघवाद के लिए जो चुनौतियां होंगी उनमें भी हम इसे डाल सकते हैं। बेसिकली जो सामाजिक चीजों से जो जुड़ेगा या राजनीतिक चीजों से जुड़ेगा, उनमें ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, समाधान हो गया। तो शिक्षा बढ़ाओ, सामाजिक समानता बढ़ाओ, योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करो, इसके अलावा क्षेत्रवाद को समाप्त करो, और सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो प्रदान की जानी चाहिए। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिला प्रतिनिधित्व के समक्ष चुनौतियों की विवेचना कीजिए। अभी हम लोकतंत्र वाले ही टॉपिक के सब टॉपिक्स को देख रहे हैं। तो भारतीय लोकतंत्र में क्या चुनौतियां हैं महिला प्रतिनिधित्व को लेके?
महिलाओं को जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? तो अगर हम इन चैलेंजेस की बात करें सबसे पहले तो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में महिला प्रतिनिधित्व के समक्ष वही जो लिखा है उसी को रिपीट करना है, अनेक चुनौतियां विद्यमान है। अब देखें तो भारतीय लोकतांत्रिक विकास में बाधक बनती जा रही हैं। आप बस ऐसे समझ लो कि महिलाओं के सामने क्या चुनौतियां, प्रतिनिधित्व को तो गोली मारो, तो महिलाओं को जो चुनौतियां हैं ना वही प्रतिनिधित्व में भी है। ठीक है, तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन में अगर हम बात करें महिला प्रतिनिधित्व में चैलेंजेस की, तो एक तो सबसे बड़ी समस्या यही है। कैसी सोसाइटी है ये? पेट्रियार्कियल सोसाइटी। ठीक है, पितृसत्तात्मक या पुरुषवादी जो समाज है, ये सबसे बड़ी चुनौती है जो आज भी विद्यमान है। फिर बराबर मात्रा में प्रतिनिधित्व ना मिलना, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है महिलाओं को। राजनीति में अरुचि, ये भी एक चुनौती है क्योंकि भाई इंटरेस्ट ही नहीं लेती। ठीक है, गॉसिप में इंटरेस्ट है तो फिर इसमें नहीं होगा। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, डिसइंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। लड़कियों को यूजुअली अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कम होता है। आप ही लोग बताओ, अच्छा कितनों को है किसी को? एक। क्या करोगी, सरपंच बनना है तो विधायक बनोगी? तो मतलब इससे भी ऊपर क्या, सांसद? पढ़ना, क्वेश्चन बदल दिया लड़की ने। मैं पूछता हूँ उत्तर भारत की, ये बता रही दक्षिण भारत का। मैं पूछ रहा हूँ राजनीति में इंटरेस्ट है या नहीं? हाँ तो ना कर दो ना, खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो, बराबर मात्रा में प्रतिनिधि, मतलब सोचो यहाँ बहुमत से जीत गए आप लोग इस बात में कि क्या है, राजनीति में अरुचि। एक आध किसी को हो भी गई तो वो माइनॉरिटी है। ठीक है, महिलाओं के प्रति हीन व्यवहार, तो यहाँ पर क्या इंफीरियर बिहेवियर किया जाता है टूवर्ड्स वुमेन कि भैया नहीं, अरे तुम क्या राजनीति करोगी, उस तरीके की बातें होती है ना। कमजोर दृष्टि से देखना, नहीं नहीं तुम्हारे बस का नहीं है, पता वहाँ कैसे कैसे क्रिमिनल्स आते हैं, कैसे लोग होते हैं, तो वो थोड़ा सा उस तरीके से लेते हैं कि तुम्हारे लिए उतना सूटेबल नहीं होगा। लिटरेसी या शिक्षा भी एक बड़ा कारण है। घरेलू कार्य, ये बहुत बड़ा कारण है। हाउस होल्ड वर्क, बोले तुम घर में काम कर लो, बढ़िया है, घर की राजनेता बनी रहो तुम, इससे ज्यादा तुम्हें कच करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो समस्याएं हैं, एक है देखो पेट्रियार्कियल सोसाइटी सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, इन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इंटरेस्ट भी कम है। इसके अलावा हीन व्यवहार किया जाता है, कमजोर दृष्टि से समझा जाता है कि नहीं नहीं अशिक्षा है, घरेलू कार्य है। और देखें तो हमारी जो परंपराएं हैं, ठीक है, अगर जैसे हम कहें आपसे जो कस्टम्स चले आ रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिशंस जो चले आ रहे हैं, परंपराएं चली आ रही हैं, रूढ़िवादिता जो चली आ रही, वो भी कहीं ना कहीं देखो महिलाओं को सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व में नहीं, महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने में ये प्रॉब्लम्स है। आप ऐसे सोचो, अगर हम कहें महिला सशक्तिकरण की दिशा में समस्याएं, वुमेन एम्पावरमेंट में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं, बताओ क्या चुनौतियां होंगी, क्या प्रॉब्लम्स होंगी? तब भी पुरुषवादी समाज है कि नहीं है? बराबर मात्रा में इन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, क्योंकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाए तो वो वैसे ही वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। अब जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे अच्छा प्रयास क्या है? 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, मतलब नाम बताओ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो अब केंद्र सरकार लेके आई है, ये जो महिला आरक्षण के लिए बिल है, तो अब ये लागू हो जाएगा तो 33% रिजर्वेशन तो वैसी महिलाओं को मिल जाएगा, यानी प्रतिनिधित्व तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपके सशक्तिकरण वाली। अब जैसे राजनीति में रुचि, ये उतना फ्रूटफुल उसमें नहीं, लेकिन है। बताओ कैसे? सशक्त तो तभी होगी ना जब शक्ति होगी, सत्ता होगी, सीधे शब्दों में बोले। और सत्ता तो राजनीतिक गलियारों में ही है, सत्ता कहीं और तो है नहीं। ठीक है, अशिक्षा, घरेलू कार्य, रूढ़िवादी व्यवहार, और बोले पर्दा प्रथा, और मतलब बहुत सारी जितने सोशल कस्टम्स हैं ना, वो सब चैलेंजेस है सशक्तिकरण में। और यहाँ भी भाई घर से बाहर नहीं जाने देना है, तो ये एक बड़ा मुद्दा आ जाता है। अब सॉल्यूशन क्या है भाई चुनौतियों का? तो शिक्षा, अशिक्षा थी, शिक्षा के स्तर को बढ़ाकर महिला शिक्षा पर बल दिया जाए। प्रतिनिधित्व तो कम था तो पर्याप्त मात्रा में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए। ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? महिला आरक्षण अधिनियम, या बोलो
मैं बहुत बार बुलवाऊंगा आपसे, बोलो नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ठीक है, ये सरकार का प्रयास है, ब्रैकेट में डाल सकते हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर कार्य किया जाए, तो वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में कार्य किया जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा। क्लियर है आपको? ये एकदम सरल सा क्वेश्चन है कि महिला प्रतिनिधित्व के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, तो पुरुषवादी समाज या पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, महिलाओं के प्रति दीनहीन व्यवहार किया जाता है, कमजोर दृष्टि से देखा जाता है, इलिटरेसी या अशिक्षा है, इसके अलावा घरेलू कार्य और जोड़ दो तो रूढ़िवादिता है। ठीक है, समाज में सामाजिक स्वीकार्यता का अभाव है, तो लैक ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस है। तो ये सारे कार्य जो हैं, या ऐसा माना जाता है कि राजनीति महिलाओं के लिए फिट नहीं है, सूटेबल नहीं है, तो ये सब चुनौतियां हैं। अब इनमें शिक्षा के स्तर को बढ़ाओ, महिला शिक्षा पर बल दिया जाए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज़्यादा दिया जाए, तो वो एग्जाम्पल बता देना। महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में बेहतर कार्य किए जाएं, तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम निर्णय। जो मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एकदम सीधी लाइन है। निर्णय निर्माण में नागरिकों की भूमिका या निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भूमिका, तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिटीजन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो, पहले तो समझो निर्णय निर्माण या निर्णय प्रक्रिया, तो भारतीय संविधान जनता को समर्पित है, वी द पीपल, इसी को समर्पित किया गया है, जिसकी शक्ति का मूल स्रोत कहाँ निहित है? जनता में निहित है। तो लोकतंत्र एवं निर्णय में जन सहभागिता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। तो अब निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी के मूल तत्व क्या है? तो अब हमने क्या किया, हमें चुनने का अधिकार है। भाई किसको विधायक चुनना है, ये हम तय कर सकते हैं ना कि हम अपना वोट किसको देंगे। तो अगर जनता तय करती है एक बहुमत से, तो उसको विधायक वो चुन सकती है। ठीक है, राइट टू चूज। फिर चुने जाने का अधिकार, मतलब आपको भी चुना जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है? फिर राइट टू इलेक्ट। फिर इसके बाद सामाजिक नीतियों के क्रियान्वयन में सहभागिता, और जब आप चुन लिए गए तो जो भी सामाजिक नीतियां बनाई जाएंगी उनमें आप पार्टिसिपेशन करेंगे। प्रदर्शन में उपस्थिति, भाई आपको नहीं पसंद आता है तो धरना प्रदर्शन ये सब कर सकते हैं। लोकहितवाद का प्रयोग, यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर की बात करते हैं। और सामुदायिक विकास के कार्यों में भागीदारी, तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है उसके कार्यों में भी आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। जैसे अब बताओ सामुदायिक विकास क्या, जैसे कहीं वृक्षारोपण करना है, चलो चलते हैं, नागरिक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे भोपाल का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल सामुदायिक विकास का बताता हूँ। 2006, आप में से बहुत सारे लोग तो उसके 2006 बहुत लंबा पीरियड है, हो सकता है कुछ लोग तो पैदा ही नहीं हुए होंगे। 2005-6 में भोपाल में जो भोपाल का तालाब था ना, ये बहुत सूख गया था। आपने बड़ी झील देखी? बड़ी झील में आपने देखा एक तकिया टापू है, बीच में मजार बनी हुई है झील के बीच में, अगर आप लोग बड़े अपर लेक पे गए हो तो बीच में इतना ज्यादा सूखा हो गया था कि यहाँ पैदल जा सकते थे आप। अब यह पानी पानी देखते होंगे बीच में। तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने लोगों से अपील की थी कि आप अपना श्रमदान दीजिए, सामुदायिक विकास में सहभागिता अपनाइए, स्टूडेंट्स को, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों को, भोपाल नहीं पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग विभाग के कर्मचारियों को, स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, स्कूल स्टूडेंट्स को बुलाया गया था और श्रमदान कराया गया था। तो जो जैसे मान लीजिए अब उन्होंने जेसीबी लगा दी, मिट्टी खोद रहे हैं, तो मिट्टी को आप भरिए और उसमें आप भर दीजिए ट्रैक्टर ट्रक से, वो अलग अलग जगह, तो वो गहरीकरण जो किया गया था, और उसके बाद से कभी आपने सूखा नहीं देखा होगा पूरा। तो ये एक किसका पार्टिसिपेशन है? ये सामुदायिक विकास के कार्यों में भागीदारी है। फिर न्यायपालिका के निर्णय की स्वीकार्यता, ये हमें करनी पड़ेगी निर्णय प्रक्रिया में। और विभिन्न आयामों में कार्य संपादन, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रोल ऑफ सिटीजन्स इन डिसीजन मेकिंग में क्या है। तो यहाँ पर आपको राइट टू चूज, चुनने का अधिकार है, चुने जाने का तो राइट टू इलेक्ट भी है। फिर सामाजिक नीतियों के क्रियान्वयन में भागीदारी कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लोकहितवाद की बात कर सकते हैं, सामुदायिक विकास में सहयोग कर सकते हैं, न्यायपालिका के निर्णय को स्वीकार कर सकते हैं, विभिन्न आयामों में कार्य कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस वर्क इन डिफरेंट डायमेंशन, तो ये क्वेश्चन था आपका क्या, रोल ऑफ सिटीजन इन डिसीजन मेकिंग वाला। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। अब जल्दी जल्दी बता दो, लोकतंत्र क्या था?
फटाफट। क्या है लोकतंत्र? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। कितने प्रकार का था लोकतंत्र? तीन। कौन कौन से प्रकार के तीन लोकतंत्र हैं? हाँ, कौन कौन से हैं? एक, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की यानी कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। और एक संवैधानिक लोकतंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। ये तीन लोकतंत्र हैं जो आपको ध्यान रखने हैं अच्छे से। फिर इसके बाद हमने आपको लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं बताई थी। बताइए क्या विशेषताएं थी लोकतंत्र की? कोई विशेषता थी या नहीं थी? हाँ बताएं जल्दी से, फटाफट बोलिए। एक कॉल आ रहा है एक्चुअली, अर्जेंट, रुको। हाँ भाई, ये किसने कर दिया इतना? कौन आया था यहाँ? अभी भी देखता हूँ कैमरा में, बता जल्दी से। कौन था? क्या किया आपने इसको? अच्छा, ओके, ये भी ठीक है। हमें तो स्टार्ट कर देना कि स्टार्ट ही है। क्यों अमित, बंद थी कि स्टार्ट ही है? चलो रहने दो, ठीक है अब। हाँ भाई, तो उम्मीद करते हैं डेमोक्रेसी और रिपब्लिक आपको समझ में आ गया होगा। तो डेमोक्रेसी में आपको ध्यान रखना है कि एथेंस वाली जो डेमोक्रेसी है वो सबसे प्राचीन है, और अगर हम देखें रिपब्लिक में तो रोमन, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम आधुनिक समय में अगर देखते हैं तो तीन टाइप्स हमने आपको बता दिए, डायरेक्ट, रिप्रेजेंटेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। यहाँ पांच टाइप हैं। तो कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक एक, पार्लियामेंट्री तीसरा, प्रेसिडेंशियल चौथा, फेडरल और पांचवा थियोक्रेटिक। ठीक है। फिर हम बात करते हैं पावर। तो पावर तो जनता के पास ही है, इस पे कुछ बड़ी बात नहीं है।
ये हो गए आपके। और फिर इसके बाद लोकतंत्र की विशेषताएं। तो लोकतंत्र में क्या था? फ्री, फेयर एंड फ्रिक्वेंट इलेक्शंस। कल मैं कोशिश करूंगा आपको प्रिंट भी ये मिल जाए। ठीक है। फिर अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज। फिर इसके बाद क्या है? संवैधानिक कानून के अंतर्गत नियम, और फिर बोलने, अभिव्यक्ति और पसंद की स्वतंत्रता, तो राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन एंड चॉइस। फेडरल राइट्स थे। काउंसिल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसके बाद राइट टू एजुकेशन है। इसके अलावा राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन है। इसके अलावा सेम लॉ फॉर ऑल और नो कंट्रोल ऑन जुडिशरी। ये सब आपकी क्या है? तो डेमोक्रेसी की फीचर्स। या ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा बेटा कि साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं, तो आपको इनको एज इट इज लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है। ये हो गया, ये तो सेम ही क्वेश्चन था। फिर चुनौतियां मैंने आपको बता दी कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो कम्युनलिज्म था, फिर इसके बाद रीजनलिज्म है, इसके साथ में कास्टिज्म है, और इसके साथ क्षेत्रीय असमानता है। इसके अलावा गरीबी है, बेरोजगारी है, सामाजिक आर्थिक असमानता है, अशिक्षा है। ठीक है। अपराधीकरण है, हिंसा है। समाधान करो तो इन सबको हटाते जाओ, शिक्षा बढ़ाओ। ठीक है। गरीबी हटाओ, क्षेत्रवाद को समाप्त करो, और इसके अलावा समान अवसर दो। फिर महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन में क्या प्रॉब्लम है? तो आपको पता है, एक तो पैट्रियार्कियल सोसाइटी यानी पितृसत्तात्मक समाज है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। इसके अलावा हीन व्यवहार किया जाता है, इलिटरेसी या अशिक्षा है, घरेलू कार्य है, और ज़्यादा देखें तो क्या है आपका? रूढ़िवादिता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर समाधान तो वही। फिर नागरिकों की भूमिका, तो क्या क्या भूमिका है? चुनने का अधिकार। ठीक है। तो राइट टू चूज, चुने जाने का अधिकार, राइट टू इलेक्ट। सामाजिक नीतियों के क्रियान्वयन में सहभागिता, प्रदर्शन, लोकहितवाद। इसके अलावा समुदाय के विकास के कार्यों में भागीदारी, और न्यायपालिका के निर्णय की स्वीकार्यता, और विभिन्न आयामों में कार्य संपादन। तो ये हो जाते हैं आपके क्या? सिटीजन्स इन डिसीजन मेकिंग। तो पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन डिसीजन मेकिंग, या निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, या निर्णय में नागरिकों की भागीदारी। ठीक है। बहुत है आज के लिए, बस अब नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया? कोई समस्या किसी को? चल, इसके आगे हम लोग कल देखते हैं। पूछना हो किसी को? मुझे कुछ नहीं, आपको कुछ पूछना है तो बोलिए किसी को भी। मैं अभी आपको पीडीएफ भेज देता हूँ, कल आपको हम इसके प्रिंट देते हैं।